क्या कोई इंसान किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए किसी बेगुनाह की जान ले ले? और क्या कोई कत्ल इतना परफेक्ट हो सकता है कि पुलिस के सामने लाश पड़ी हो, कातिल खड़ा हो, लेकिन कानून चाहकर भी उसे हाथ न लगा पाए? आज की कहानी किसी साधारण अपराधी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीनियस मैथमेटिशियन की है जिसने एक मर्डर मिस्ट्री को मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह हल कर दिया। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वक्त का पहिया ही घुमा दिया। जापान की गलियों से निकली ये दास्तां, द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन थ्रिलर मानी जाती है। ये कहानी आपको मजबूर कर देगी ये सोचने पर कि क्या प्यार में किया गया पाप वाकई पाप होता है या फिर एक रूहानी बलिदान होता है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है टोक्यो शहर के एक बहुत ही साधारण से इलाके से। यहाँ एक अपार्टमेंट है जहाँ यासुको नाम की एक महिला अपनी जवान बेटी मिसातो के साथ रहती है। यासुको एक बहुत ही सीधी सादी महिला है जो अपनी पिछली जिंदगी के कड़वे अनुभवों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। वह एक छोटी सी दुकान पर काम करती है और बस यही चाहती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस शाम सूरज ढल चुका था और घर में शांति थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ये कोई आम दस्तक नहीं थी, इसमें एक अजीब सी जिद थी। यासुको ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ा था तोगशी, उसका पूर्व पति, एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना था। तोगशी कोई अच्छा आदमी नहीं था। वो जुआ खेलता था, शराब पीता था और यासुको को हमेशा पैसों के लिए तंग करता था। वह जेल भी जा चुका था। यासुको ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपना घर बदला, शहर बदला, यहाँ तक कि अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। लेकिन ये इंसान एक साई की तरह उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ पहुंचा। तोगशी जबरदस्ती घर के अंदर घुस आता है। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान है। वो सोफे पर ऐसे बैठ जाता है जैसे वह घर का मालिक हो। वो सीधे पैसों की मांग करता है। यासुको उसे समझाती है, गिड़गिड़ाती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही है। लेकिन तोगशी कहाँ सुनने वाला था। वो चिल्लाने लगा, बदतमीजी करने लगा। तब यासुको की बेटी मिसातो कमरे से बाहर आती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है। वह तोगशी से नफरत करती है क्योंकि उसने बचपन से ही उसे अपनी माँ को सताते हुए देखा था। बहस बढ़ती चली जाती है। तोगशी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह यासुको पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी माँ को बचाने के लिए मिसातो पास ही में पड़ी एक चीज उठाती है और पूरी ताकत से तोगशी के सिर पे मार देती है। तोगशी जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन वह भी मरा नहीं था। वो और ज्यादा पागल हो जाता है। वो मिसातो की तरफ झपटता है। अब यासुको के अंदर की माँ जाग उठती है। उसे लगता है कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो ये दरिंदा उसकी बेटी की जान ले लेगा। आनन फानन में यासुको पास खड़ी एक बिजली की तार उठाती है। वो और मिसातो मिलकर तोगशी को काबू करने की कोशिश करती हैं। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। सामान इधर उधर गिरता है। यासुको तार को तोगशी के गले में लपेट देती है और पूरी ताकत से खींचती है। तोगशी छटपटाता है, उसके हाथ पैर चलते हैं। वो बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दो औरतों का डर और गुस्सा उस पर भारी पड़ जाता है। धीरे धीरे तोगशी की हलचल कम होने लगती है। उसकी आंखें पथराने लगती हैं और उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरे कमरे में अब सन्नाटा छा चुका है। सिर्फ यासुको और मिसातो के हाफने की आवाजें आ रही हैं और सामने फर्श पर एक लाश पड़ी थी। यासुको को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। एक मामूली सी औरत जो कभी किसी को ऊंची आवाज में जवाब भी नहीं देती थी, आज कातिल बन चुकी थी। वो कांप रही थी। उसे अपनी बेटी का चेहरा दिख रहा था और उसे समझ आ गया था कि अब उनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो जाएगी। पुलिस आएगी, सवाल पूछेगी और उन्हें ले जाएगी। वो फर्श पर बैठकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह इस लाश का क्या करे। उसे यहाँ से ले जाए या कैसे छुपाए। तभी दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक होती है। ये आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस खामोशी में ये किसी बम धमाके जैसी थी। दोनों माँ बेटी के गले सूख गए और उन्होंने सोचा कि क्या पुलिस आ गई, क्या किसी पड़ोसी ने शोर सुन लिया। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई कि यासुको जी, क्या आप ठीक हैं? मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी है। ये इशिगामी था, उनका पड़ोसी, एक ऐसा आदमी जो शायद ही कभी किसी से बात करता था और उसकी जिंदगी बस घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सीमित थी।
वह हर सुबह यासुको की दुकान से लंच बॉक्स खरीदता था, लेकिन कभी नजरें उठाकर बात नहीं करता था। यासुको ने कांपती हाथों से थोड़ा सा दरवाजा खोला। सामने इशिगामी खड़ा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक आम इंसान की आंखों में किसी हादसे को देखकर होती है। वो बहुत ही शांत था, एकदम पत्थर जैसा। उसकी नजर यासुको के पीछे फर्श पर पड़ी लाश पर गई। कोई और होता तो चिल्ला पड़ता या तुरंत फोन निकालता, लेकिन इशिगामी बस खड़ा रहा। उसने चश्मा ठीक किया और बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यासुको के पास मना करने की ताकत नहीं थी। इशिगामी अंदर आया और उसने सबसे पहले दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उसने झुककर तोक्शी की नब्ज जांची जैसे वो कोई डॉक्टर हो। फिर उसने अपनी घड़ी देखी। उसने यासुको की तरफ देखा और पूछा कि ये कब हुआ? यासुको बोली, वो हमें मार डालता। हमने जानबूझकर नहीं किया, बस अपनी जान बचाने के लिए हमने किया। इशिगामी ने कहा, रोने से समय बर्बाद होगा। अगर पुलिस अभी आई तो आप दोनों जेल चली जाएंगी। आपकी बेटी का भविष्य खत्म हो जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि ऐसा हो? मिसातो ने डरते हुए सिर हिलाया कि नहीं। इशिगामी फर्श पर बैठ गया, ठीक उस लाश के बगल में। वो कमरे का मुआयना ऐसे करने लगा जैसे वो क्लास में कोई कठिन मैथ्स की प्रॉब्लम हल कर रहा हो। उसने गौर किया कि बिजली की तार कहाँ है, गमला कहाँ टूटा है और फर्श पर कहाँ कहाँ निशान पड़े हैं। उसने कहा, यह एक लॉजिक की समस्या है। पुलिस हमेशा दो चीजों को जोड़ती है, मकसद और मौका। तोक्शी आपका दुश्मन था, ये मकसद था। वो आपके घर में मरा, ये मौका है। अगर हम इन दोनों कड़ियों को तोड़ दें तो पुलिस कभी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। यासुको को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वे बस इतना जानती थी कि यह आदमी पागल है या फिर खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। इशिगामी ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और बहुत ही सावधानी से उन चीजों को साफ करना शुरू किया जिन्हें माँ बेटी ने छुआ था। उसने कहा, आज की रात को हमें इतिहास से मिटाना होगा। आज रात तोक्शी यहां आया ही नहीं। आज रात आप दोनों घर पर थी ही नहीं। उसने यासुको की आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने यासुको को हिलाकर रख दिया। इशिगामी ने कहा, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? मैं इस लाश को यहां से ले जाऊंगा। मैं इसे ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि पुलिस को अगर ये मिल भी गई तो वो कभी साबित नहीं कर पाएगी कि ये तोक्शी है या फिर ये इस घर में मरा है। यासुको ने पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो हमें जानते भी नहीं। इशिगामी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, या शायद वो देना नहीं चाहता था। उसकी भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं थी। उसने बस इतना कहा, क्योंकि गणित में हर समस्या का एक समाधान होता है और यह समस्या अब मेरी है। उस रात इशिगामी ने लाश को एक बड़े प्लास्टिक बैग और चादर में लपेटा। वह इतना ताकतवर नहीं दिखता था, लेकिन उस समय उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने बहुत ही सावधानी से कॉरिडोर को चेक किया कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो उस बोझ को लेकर अंधेरे में गायब हो गया। जाने से पहले उसने यासुको को एक आखिरी हिदायत दी कि कल सुबह जब आप जागें तो याद रखिएगा, रात आप अपनी बेटी के साथ सिनेमा देखने गई थी। आपने रात का खाना बाहर खाया था। अगर पुलिस आए तो बस यही सच बोलना, बाकी की कहानी मैं लिखूंगा। यासुको खड़ी देखती रही। उस रात एक साधारण से मैथ्स टीचर ने एक कातिल का हाथ थाम लिया था और एक ऐसी साजिश की नींव रखी थी जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जासूस भी आसानी से नहीं सुलझा सकता था। अब तोक्शी के कत्ल को कुछ दिन बीत चुके थे। यासुको और मिसातो की जिंदगी ऊपर से शान दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वे डर के साए में जी रही थी। उधर इशिगामी पहले की तरह ही हर सुबह यासुको की दुकान पर आता, चुपचाप अपना लंच बॉक्स लेता और चला जाता। तभी एक सुबह टोक्यो की पुरानी नदी के किनारे हड़कंप मच गया। नदी के किनारे एक सुनसान इलाके में पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। पीली टेप से इलाके को घेर लिया गया था। डिटेक्टिव कुसानगी और उनके जूनियर पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचे। जमीन पर एक लाश पड़ी थी, या यूं कहें कि लाश का एक ढांचा बचा था। कातिल ने बहुत ही बेरहमी और चालाकी से काम किया था। लाश के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के फिंगर टिप्स को भी जला दिया गया था ताकि फिंगरप्रिंट ना मिल सके। पास ही एक जली हुई साइकिल और कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले थे। कुसानगी ने गहरी सांस ली और कहा, कातिल कोई नौसिखिया नहीं है। उसने पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन यही इशिगामी का दिमाग पुलिस से 2 कदम आगे था। उसने जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां छोड़ी थी जिन्हें पुलिस अपनी कामयाबी समझेगी, लेकिन असल में वे इशिगामी का बिछाया हुआ जाल थी।
पुलिस को लाश के पास एक जली हुई चादर का टुकड़ा मिला। जब उसकी लैब में जांच हुई तो पता चला कि वह एक सस्ते होटल की चादर थी। पुलिस उस होटल तक पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि तोक्शी नाम का एक आदमी कुछ दिन पहले वहां रुका था और अब गायब है। उस जली हुई साइकिल का नंबर भी पुलिस ने निकाल लिया। वो साइकिल भी उसी इलाके से चोरी हुई थी जहां तोक्शी आखिरी बार देखा गया था। कुसानगी को लगा कि केस बहुत आसान है, मरने वाला तोक्शी है और कातिल ने सबूत मिटाने की नाकाम कोशिश की है। पुलिस अब यासुको के घर पहुंचती है। डिटेक्टिव कुसानगी जब दरवाजा खटखटाता है तो यासुको का दिल हलक में आ जाता है, लेकिन उसे इशिगामी की बात याद थी कि डरना मत, बस सच के साथ थोड़ा सा हेर फेर करना। कुसानगी पूछता है, क्या आप तोक्शी को जानती हैं? यासुको बहुत ही मासूमियत से जवाब देती है कि हाँ, वो मेरा पूर्व पति था, पर वो तो महीनों से मुझसे नहीं मिला। कुसानगी उसे बताता है कि तोक्शी की हत्या हो गई है। यासुको को अपनी एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मौत की खबर सुनकर वो सच में कांप उठी थी। कुसानगी पूछता है कि 10 तारीख की रात को आप कहाँ थी? यासुको बिना हिचकिचाए जवाब देती है कि मैं और मेरी बेटी सिनेमा देखने गए थे। उसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। उसने बहुत ही सलीके से मूवी टिकट और रेस्टोरेंट का बिल पुलिस की तरफ बढ़ा दिया। इशिगामी अपने कमरे में बैठा ये सब सुन रहा था। वो जानता था कि पुलिस टिकटों की जांच करेगी। वो जानता था कि पुलिस रेस्टोरेंट के वेटर से पूछेगी, और उसे यह भी पता था कि जवाब हाँ ही मिलेगा। पुलिस के लिए केस लगभग सुलझ चुका था। लाश तोक्शी की थी, लेकिन उसके पास वो मूवी के और रेस्टोरेंट के टिकट जो थे वो आड़ में आ रहे थे। डिटेक्टिव कुसानगी परेशान था। उसे लग रहा था कि वह कुछ देख नहीं पा रहा। इसी उलझन को सुलझाने वह अपने पुराने दोस्त के पास पहुंचा, जो टोक्यो यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, डॉक्टर युकावा, जिन्हें लोग डिटेक्टिव गैलीलियो कहते थे। कुसानगी ने युकावा को केस की बारीकियां बताई। युकावा पहले तो शांत रहे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि संदिग्ध महिला का पड़ोसी एक गणित का टीचर है जिसका नाम इशिगामी है, तो युकावा की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, इशिगामी, जिसे हम कॉलेज में बुद्ध कहते थे, वो एक ऐसा जीनियस है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सेकंडों में हल कर सकता था। अगर वो इस केस में कहीं भी शामिल है तो कुसानगी, तुम जो देख रहे हो वो सच नहीं है। युकावा ने फैसला किया कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलने उसके घर जाएंगे। जब युकावा इशिगामी के उसी साधारण से अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचे तो हवा में एक भारीपन था। इशिगामी ने दरवाजा खोला। सालों बाद दो सबसे तेज दिमाग वाले इंसान एक दूसरे के सामने थे। दिखने में सब कुछ नॉर्मल था। इशिगामी ने युकावा को अंदर बुलाया, चाय पिलाई और वो सारी पुरानी बातें करने लगे। लेकिन युकावा की नजरें एक शिकारी की तरह कमरे का मुआयना कर रही थी। उन्होंने गौर किया कि इशिगामी पहले से काफी बदल गया है। वो थका हुआ है और उदास लग रहा है। अचानक युकावा की नजर दीवार पर पड़ी। वो एक पतली सी दीवार थी जो यासुको के घर और इशिगामी के कमरे को अलग करती थी। युकावा ने हंसते हुए कहा, इशिगामी, इस अपार्टमेंट की दीवारें कितनी पतली है ना? अगर पड़ोस में कोई जोर से बात भी करे। इशिगामी के हाथ में चाय का कप हल्का सा कांपा। उसने बहुत ही सधे हुए शब्दों में जवाब दिया कि शायद, पर मैं अक्सर अपने गणित में इतना खोया रहता हूँ कि मुझे बाहर की दुनिया का शोर सुनाई ही नहीं देता। ये पहली बार था जब युकावा को लगा कि उनका दोस्त झूठ बोल रहा है। युकावा जब इशिगामी के घर से निकले तो उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। उन्होंने कुसानगी से कहा, क्या तुम्हें पता है कि सबसे मुश्किल सवाल कौन सा होता है? वो नहीं जिसका जवाब ना मिले, बल्कि वो जिसे देखकर आपको लगे कि आपने उसे हल कर लिया, जबकि असलियत कुछ और हो। युकावा को शक हो गया था कि इशिगामी ने पुलिस के लिए एक ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सेट की है जिसमें पुलिस का हर कदम पहले से तय है। इशिगामी ने पुलिस को वो दिखाया जो पुलिस देखना चाहती थी। उसी रात युकावा फिर से उस इलाके में गए। उन्होंने गौर किया कि इशिगामी की खिड़की से यासुको की दुकान का रास्ता साफ दिखता है। इशिगामी रोज उस दुकान पर जाता, सिर्फ लंच लेने नहीं बल्कि यासुको को देखने। युकावा ने अपनी डायरी में एक इक्वेशन लिखा और उसे काट दिया। उन्होंने महसूस किया कि इशिगामी जैसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लॉजिक और मैथ्स को दी है, वो किसी के लिए इतना बड़ा रिस्क तभी उठा सकता है जब वो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो। युकावा फिर से इशिगामी से मिले और बातों बातों में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इशिगामी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। युकावा ने पूछा, इशिगामी, अगर कोई इंसान खुद को सुंदर दिखाने के लिए मुखौटा पहने तो हम पहचान लेते हैं। अगर कोई इंसान खुद को कातिल दिखाने के लिए मुखौटा पहने तो हम क्या करेंगे? इशिगामी शांत रहा।
लेकिन उसे समझ आ गया था कि युकावा उस राज के करीब पहुंच रहा है जिसे उसने दुनिया से छिपाने के लिए एक बेगुनाह की बलि दी थी। प्रोफेसर युकावा रात भर सो नहीं पाए थे। उनके दिमाग में शिगामी के घर की वो दीवार और पुलिस की फाइलें एक उलझी हुई पहेली की तरह घूम रही थी। उन्हें यकीन था कि यासुको ने ही कत्ल किया है और इशिगामी उसे बचा रहा है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कत्ल 10 तारीख को हुआ है, जबकि 10 तारीख को यासुको अपनी बेटी के साथ सिनेमा और रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तो एक इंसान दो जगह कैसे मौजूद हो सकता है? युकावा फिर से उस सुनसान नदी के किनारे पहुंचे जहां लाश मिली थी। उन्होंने वहां की मिट्टी, कोहरा और उस जगह की खामोशी को महसूस किया। अचानक उन्हें वो बात याद आई जो कुसांगी ने कही थी कि लाश के पास एक जली हुई साइकिल मिली थी। युकावा ने अपना सिर पकड़ा और बोले, इशिगामी, तुम इतने महान टीचर हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुमने साइकिल को आधा जलाया ताकि पुलिस उसका नंबर पढ़ सके। तुमने होटल की चादर छोड़ी ताकि पुलिस होटल तक पहुंचे। तुमने सबूत मिटाए नहीं, बल्कि तुमने सबूत पुलिस को परोसे हैं। तभी युकावा को इस इलाके की नोटिस बोर्ड पर एक पुरानी इत्तिला दिखी कि एक बेघर व्यक्ति लापता है। बस यहीं से सारा रहस्य एक कफन की तरह हटने लगा। अब फ्लैशबैक में चलते हैं उस दिन की तरफ जिसे इशिगामी ने परफेक्ट बनाया था। 9 तारीख की रात को जब यासुको ने असली तोगशी को मारा तो इशिगामी ने लाश को अपने कमरे में छिपा लिया था, लेकिन वो जानता था कि तोगशी का मरा हुआ शरीर अगर आज मिला तो यासुको फंस जाएगी। उसे एक ऐसी लाश चाहिए थी जो 10 तारीख को मरे। अगले दिन सुबह इशिगामी बहुत ही शांत होकर नदी किनारे उस इलाके में गया जहां बेघर लोग रहते हैं। वहां उनकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जिसे दुनिया भूल चुकी थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसका ना कोई घर था ना कोई रिश्तेदार। इशिगामी ने उसे एक काम का लालच दिया और अपने साथ ले आया। एक गरीब आदमी को लगा कि शायद ये भला आदमी उसे कुछ पैसे दे देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक जीनियस के समीकरण में सिर्फ एक मोहरा बनने जा रहा है। शाम ढलते ही इशिगामी उस बेघर आदमी को उसी सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। कल्पना कीजिए उस मंजर की। इशिगामी की आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन थी। उसने उस आदमी को मारने के बाद उसके चेहरे पर एक भारी पत्थर से कई वार किए और तब तक उसे मारा जब तक कि चेहरा पहचान में आने लायक न रहे। फिर उसने उसकी उंगलियां जलाई। ये सब उसने इसलिए किया ताकि पुलिस अब इस लाश को ढूंढे तो उन्हें लगे कि कातिल ने तोगशी की पहचान छिपाने की कोशिश की है। और इशिगामी चाहता था कि पुलिस इस लाश को तोगशी ही मान ले। उसने जानबूझकर तोगशी के कुछ कपड़े और उसकी साइकिल उस बेघर आदमी के पास छोड़ दी। अब इशिगामी का प्लान पूरा हो चुका था। 9 तारीख को असली तोगशी मरता है जिसे इशिगामी ने कहीं और ठिकाने लगा दिया, और 10 तारीख को इशिगामी एक बेघर आदमी को मारता है। ये वही तारीख थी जिस दिन यासुको अपनी बेटी के साथ सिनेमा देखने जाती है और टिकटें संभाल कर रखती है। जब पुलिस को लाश मिली तो फोरेंसिक रिपोर्ट ने बताया कि मौत 10 तारीख को हुई है। पुलिस ने यासुको से पूछा तो उसने 10 तारीख की टिकटें दिखा दी। पुलिस को लगा यासुको बेगुनाह है क्योंकि वो कत्ल के वक्त सिनेमा में थी। पुलिस कभी ये नहीं सोच पाई कि जिसका कत्ल हुआ है वो तोगशी है ही नहीं। इशिगामी ने एक औरत को जेल से बचाने के लिए एक ऐसे बेगुनाह की जान ले ली जिसका दुनिया में कोई था ही नहीं। क्या एक मोहब्बत की कीमत किसी की जान हो सकती है? लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इशिगामी ने अपने लिए एक और भी भयानक अंत सोच रखा था। इशिगामी को समझ आ गया था कि प्रोफेसर युकावा ने उसकी 2 लाशों वाली पहेली सुलझा ली है। उसे पता था कि अब पुलिस देर सबेर सच तक पहुंच ही जाएगी, लेकिन इशिगामी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी बैकअप योजना तैयार कर रखी थी। उसने अचानक पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जो पूरी तरह लॉजिकल थी। उसने कहा कि वो यासुको से एक तरफा मोहब्बत करता था। वो उसे छुप छुप कर देखता था। जब उसे पता चला कि तोगशी उसे परेशान कर रहा है तो उसने तोगशी को मार दिया। उसने अपनी डायरी में यासुको के लिए नफरत भरे और सनकी नोट्स भी छोड़ दिए थे ताकि पुलिस को लगे कि वो एक मेंटल स्टोकर है। इशिगामी ने खुद को एक गंदा अपराधी साबित कर दिया ताकि यासुको पर कोई उंगली ना उठा सके। उसने चाहा कि यासुको उसे एक संकी पड़ोसी समझकर भूल जाए और अपनी नई जिंदगी जिए। प्रोफेसर युकावा अपने दोस्त की इस कुर्बानी को देखकर अंदर से टूट गए थे। वो पुलिस स्टेशन के उस कमरे में इशिगामी से मिले जहां उसे रखा गया था। युकावा ने कहा, इशिगामी, तुमने ये क्या किया? तुमने एक बेगुनाह की जान ले ली और अब खुद को नरक में झोंक रहे हो।
ये गणित नहीं है, ये पागलपन है। युकावा ने इशिगामी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, तुमने कहा था कि यह सवाल हल करना नामुमकिन है। देखो, मैंने इसे हल कर दिया। अब यासुको आजाद है। फिर एक दिन युकावा ने जाकर यासुको को सब कुछ बता दिया। उन्हें लगा कि यासुको को सच जानने का हक है। यासुको, जो अब तक खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, जब उसे पता चला कि उसे बचाने के लिए इशिगामी ने एक मासूम बेघर आदमी का कत्ल किया है और अब खुद फांसी की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका कलेजा फट गया। वो भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां गलियारों में इशिगामी को ले जाया जा रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, इशिगामी रुको। इशिगामी रुका, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो नहीं चाहता था कि यासुको उसे इस हाल में देखे। लेकिन यासुको उसके पैरों में गिर गई। वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं इस आज़ादी का क्या करूंगी जो आपकी लाश पर खड़ी है? मैं भी जुर्म कबूल करती हूँ, मुझे भी ले चलो। इशिगामी, जो अब तक पत्थर का बुत बना हुआ था, यासुको की चीख सुनकर पहली बार अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और एक जानवर की तरह दहाड़े मारकर रोने लगा। ये वो पल था जहां उसका सारा लॉजिक और गणित ढेर हो गया। उसने सब कुछ यासुको की खुशी के लिए किया था, लेकिन अंत में उसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे दिया था। उसकी वो चीखें पुलिस स्टेशन की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि उसकी रूह चिल्ला रही हो। कहानी तब खत्म होती है जब इशिगामी को जेल की कोठरी में ले जाया जाता है। वो वहां की छत को देखता है और शून्य में खो जाता है। उसने अपनी मोहब्बत के लिए खुद को मिटा दिया, एक बेगुनाह को मिटा दिया, और अंत में उसके हाथ लगी तो सिर्फ एक गहरी अनंत तन्हाई। प्रोफेसर युकावा बाहर खड़े आसमान को देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि इशिगामी ने गणित का सबसे कठिन सवाल तो हल कर लिया था, किसी को बचाने का तरीका, लेकिन वो जिंदगी के उस सवाल में फेल हो गया था जहां प्यार और पाप के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। तो यही थी द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स की दास्तां। एक ऐसा कातिल जिससे आप नफरत नहीं कर पाते, और एक ऐसा जीनियस जिसने प्यार की वेदी पर अपनी इंसानियत की बलि दे दी। क्या इशिगामी का बलिदान सही था? क्या यासुको को सच बताना युकावा की गलती थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।